जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 6 है। आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर भी लगातार BSSC इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें दो बुक को कवर किया जा रहा है। एक तो खान सर पब्लिकेशन RBD पब्लिकेशन का और दूसरा द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का। प्रीवियस ईयर के जितना भी क्वेश्चन है और वॉल्यूम 1 है, आप सारे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से वीडियो का PDF पा सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्वेश्चन से अपडेट रहेंगे। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हॉकी पंजाब ने। बता दूं कि हॉकी पंजाब ने 13वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब इन्होंने हरियाणा को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। किसे हराया है दोस्तों? इन्होंने हरियाणा को हराया है और इन्होंने गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। जबकि फरवरी 2023 में, ध्यान में रखेंगे, फरवरी, ये तो पुरुष वाली हो गई, फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती थी। ध्यान में रखेंगे, किसने? MP ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में भारतीय सरकार और एशियाई विकास बैंक, जिसको आप ADB भी कहते हैं, ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलापन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, यानी मध्य प्रदेश में दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है दोस्तों, किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, हेलुसिनेट। हेलुसिनेट का मतलब क्या होता है? मति भ्रमण कर देना। क्या होता है? मति भ्रम, हेलुसिनेट का मतलब। अच्छा, ये तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने चुना। जबकि कोलिंस डिक्शनरी ने किसको 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था? तो आप वर्ड लगाएंगे, कौन सा आंसर है इसमें दिया हुआ तो नहीं है, AI को। किसका? AI, जिसका मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, UK में। ध्यान में रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? अगर UK की बात आ जाती है तो एक तो कि इंग्लैंड हो गया, दूसरा वेल्स हो गया, इंग्लैंड के बाद वेल्स हो गया, इसके बाद स्कॉटलैंड हो गया, इसके बाद जो है उत्तरी आयरलैंड। ये चारों क्षेत्र जो है कंट्री मिल करके एक यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फंगा अभियान। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, 10 डिग्री जल संधि। इसके बारे में जान ले। 10 डिग्री जल संधि तो ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। एक है 9 डिग्री जल संधि। 9 डिग्री जल संधि किसको अलग करती है? तो 9 डिग्री चैनल जो है दोस्तों, कावारती और मिनिकाय को अलग करती है। किसको किसको? कावारती और मिनिकाय को ये अलग करती है। ये तो 9 डिग्री हो गया। अच्छा, 8 डिग्री किसको अलग करती है? तो 8 डिग्री जो है दोस्तों, मालद्वीप और मिनिकाय को अलग करते हैं। किसको किसको? मालद्वीप और मिनिकाय को। जबकि हिंडनबर्ग, रसिया और फिनलैंड को ये अलग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? आंसर लगाएंगे बिहार राज्य की कोई तटरेखा नहीं है। अगर तटरेखा की बात आ जाती है दोस्तों, तो ध्यान में रखेंगे कि भारत में जल एवं स्थल सीमा से लगने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 3। कौन कौन? एक तो कि बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, और दूसरा जो है दोस्तों कौन है? वो है पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये जो है ये स्थल और जल दोनों से लगते हैं। जबकि तटीय राज्य की बात करें तो टोटल कुल 9 राज्य जो है भारत से लगते हैं। कौन कौन? गुजरात हो गया,
महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, इसके बाद तमिलनाडु के बाद फिर आप आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंत में पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, मालदीव। बिम्स्टेक की अगर पुराना नाम बात कर ले तो पहले बिम्स्टेक नहीं था, बल्कि क्या था? बिस्टेक था, जिसकी स्थापना जो है 1997 ईस्वी में बैंकॉक की घोषणा के माध्यम से हुआ था। बाद में जो है दोस्तों बिम्स्टेक में म्यांमार शामिल हुआ। कौन सा देश शामिल हुआ था? म्यांमार शामिल हुआ था, जिसकी वजह से इसका नाम बदल करके फिर क्या कर दिया गया? बिम्स्टेक कर दिया गया। चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, बिम्स्टेक में कौन कौन से कंट्री शामिल हैं तो नोट करिएगा। एक तो कि बांग्लादेश, दूसरा भारत। चलिए ट्रिक ही बता देते हैं, बिम्स्टेक, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, न कि मालदीव, इसके बाद श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड, और ई को आप भूल जाइए और सी को भूल जाइए, बाकी थाईलैंड और भूटान और नेपाल की ओर आप चले जाइएगा। यानी 5 कंट्री का तो नाम ऐसे ही आपको याद हो गया, और अंत में आप याद रखेंगे क्या? भूटान और नेपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो आपको बता दें कि वाचस्पति पुरस्कार जो है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी, इसको जो है वो किस में दिया जाता है? आंसर लगाएंगे सांस्कृतिक साहित्य में दिया जाता है। ऐसे भी साहित्य अकादमी पुरस्कार टोटल 22 भाषाओं में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो इसका 24 भाषाओं में, माफ कीजिएगा, कितने? 24 भाषाओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अच्छा, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में दिया गया था? तो हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में, जबकि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त था। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, माधव निदान पुस्तक संबंधित है किससे? आंसर लगाएंगे रोग विज्ञान से। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? 12 नंबर प्रश्न है कि 2011 में नए देश की स्थापना हुई, वो कौन सा था? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, दक्षिणी सूडान। ये दक्षिणी सूडान जो है दोस्तों 2011 में अलग होकर के ये सूडान से एक अलग कंट्री बना और यूएनओ में ये शामिल हो गया, जो कि 193वां नंबर का ये कंट्री था। अगर इसकी राजधानी की बात कर रहे तो दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। आपको पिछला सेट में ये क्वेश्चन पूछा था। जबकि मुद्रा की बात कर ले तो इसकी मुद्रा जो है दोस्तों पाउंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा बैंकॉक में, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हैं? वीवीआई क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो और आप घबराएंगे भी नहीं, क्वेश्चन एकदम पूछेगा ही पूछेगा। तो वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है दोस्तों? सही आंसर लगाएंगे प्रदीप कुमार मोहंती। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध है, यानी 148 में किसकी जिक्र की गई है दोस्तों? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग कहते हैं, इसकी चर्चा किसमें की गई है? 148 में। अच्छा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है तथा राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है ये, ठीक है, किसके? राष्ट्रपति के समक्ष ही। साथ में इसकी कार्यकाल की बात कर ले तो इसकी कार्यकाल कितनी होती है? 6 वर्ष या फिर जो है दोस्तों 65 वर्ष, जो पहले पुर जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131। इसमें सिर्फ जीके और साइंस के भी प्रश्नों को ही लिया गया है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों को सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे, अभी क्वेश्चन बताया मैंने,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की। अगला प्रश्न कि अशोक का रुक्मिणीदेही स्तंभ कहाँ संबंधित है यानी किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बुध के जन्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत में न्यायिक संगठन का स्थापना किसने किया था? तो आपको बता दूं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यानी ऑप्शन नंबर 2, 1793 ईस्वी में। कब? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता का नाम बदल करके न्यायिक संगठन रखा था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसका संबंध किससे था दोस्तों? तो राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन को इन्होंने अलग कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, नजीब खां। ध्यान रखेंगे 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली पर के द्वारा जो है तो दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण किया था, जबकि अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर के, कब? 1748 से लेकर के 1768 के बीच जो है भारत पर लगभग 8 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 8 बार कुल आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 35 कहता है कि दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम क्या था, यानी मूल नाम क्या था? मूल शंकर ही नाम था इनका, ठीक है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। अगला प्रश्न, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? आंसर लगाएंगे 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2, बनारस घराने से। अगला मैचिंग कराने वाला क्वेश्चन है, यानी देखिए इस तरफ, एक तरफ से आपको नदी दे दिया है और दूसरी तरफ से जो है दोस्तों ये लोकेशन दे दिया है, यानी ये निकलता कहाँ से है। तो आप सिंपल सा कीवर्ड पकड़िए, नहीं अगर जो लोग जानते हैं, यमुना, यमुनोत्री से निकलती है, यानी 1 का तो 4 हो गया, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका कट गया। इसके बाद जो है आप जानते हैं कि महानदी जो है दोस्तों कहाँ से निकलती है? ये महाबलेश्वर से निकलती है। तो 1 का 4 और 4 का 3 ढूंढिए किस में हो जाएगा? आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी यमुना यमुनोत्री से, कृष्णा महाबलेश्वर से, माफ़ कीजिएगा मैंने क्या बता दिया था, कृष्णा जो है दोस्तों वो महाबलेश्वर से, इसके बाद यमुना यमुनोत्री से, गोदावरी जो है दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नासिक से, और महानदी सिहावा डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 39 नंबर कहता है कलबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर लगाएंगे राजस्थान से। कहता है मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में कौन है, यानी कौन शामिल है? तो 40 का सही आंसर लगाएंगे मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में कौन? साहूकार शामिल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? ध्यान में रखेंगे अचल संपत्ति, जिसे कि आप रियल एस्टेट या फिर वास्तविक संपत्ति भी कहते हैं, ये न्यूनतम तरल में से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? वीवीआई पॉइंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूं 42 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिप्स मिशन को। अगर क्रिप्स मिशन की बात आती है तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने, किसने? विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च, ठीक है, कब? 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन पूरी तरह से भारत पहुंचा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? सही आंसर लगाएंगे 43 का ऑप्शन नंबर 1, अब्बास तयाबजी। वीवीआई क्वेश्चन लगाइए, ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी बुक में नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो आपके दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए इसको वीवीआई क्वेश्चन लगाएंगे। आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च, कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किया था। कहां से प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम से। जबकि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। इसी
आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि पुना समझौता पर पुना समझौता गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो पुना समझौता हुआ कब था? तो 1932 ईस्वी में गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, जबकि 5 मार्च, नोट करिएगा, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ये सब तो जो लोग स्पीडी रटे होंगे सबको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तात्या टोपे का नाम जो था वो दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग था। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 61 आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है दोस्तों कि चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, उष्ण आर्द्र का। अगला प्रश्न 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन पर जो है एक मंत्रिमंडल यानी शिष्टमंडल था, जिसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसके बाद पैथिंक लॉरेंस एवं AB अलेक्जेंडर शामिल थे, ध्यान में रखेंगे। कैबिनेट मिशन आया कब था? तो कैबिनेट मिशन जो है दोस्तों 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव कब रखा गया? तो ये जो है प्रस्ताव प्रकाशित कब हुआ था? तो 16 मई 1946 को जो है कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, जो कि इसके अध्यक्ष थे, जबकि सेना के प्रमुख कौन थे? AB अलेक्जेंडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। वैज्ञानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल जारी रखने के लिए क्या करनी होगी? यानी संसद की स्वीकृति जो है वो कितने दिनों पर लेनी होगी? आंसर लगाएंगे प्रति 6 माह पर, ऑप्शन नंबर 2, प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 65वां प्रश्न है कि बांग्लादेश जो है दोस्तों बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? तो ध्यान में रखेंगे वर्ष 1971। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ध्यान में रखेंगे कि वर्ष 1971 से पूर्व जो है दोस्तों बांग्लादेश गणराज्य जो है पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। यह 17 दिसंबर, नोट करिएगा, 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बना था। तो कभी कभी आपसे परफेक्ट डेट भी पूछ देगा। तो 17 दिसंबर 1971 है ना, इसको पलट दीजिए 71 को 17। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको आप नाम के भी नाम से जानते हैं कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहता है कि इसकी उत्पत्ति जो है दोस्तों 1955 में आयोजित वांडुंग सम्मेलन से हुई, बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहे सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते। ये दोनों के दोनों जो है स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये आपको मैच कराने का है, दे रखा है एक तरफ कैपिटल कंट्री है, दूसरी तरफ कैपिटल है। तो रसिया का मॉस्को करेक्ट है, कनाडा का ओटावा सही है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा सही है, चीन का संघाई नहीं बल्कि ये बीजिंग है, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति लंदन से वारसो के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वारसो से ओस्लो तथा ओस्लो से लंदन के लिए रेखा खींचता है। ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह आ जाएगा? तो 68 का करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, डेनमार्क आ जाएगा। अच्छा, इसकी कैपिटल कहाँ है? तो इसकी राजधानी कोपनहेगन है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है
कि 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित है। 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 243 के ई, इसमें बताया गया है कि पंचायत राज की अवधि यानी कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय समिति के गठन की सिफारिश की ही थी। तो सही आंसर लगाएंगे 71 का ऑप्शन नंबर 2 अशोक मेहता समिति। बता दें वर्ष 1977 ईस्वी में, कब 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1978 में गठित हुआ 1977 में, लेकिन 1978 में अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत की जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली तथा द्विस्तरीय प्रणाली को संस्तुति किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। अच्छा, दिया हुआ है क्या, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ था, सही है, ध्यान में रखेंगे। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, गलत है, यहीं पे मिल गया गलत। ये पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बल्कि जो पदेन अध्यक्ष होता है, जो कि अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 RMA से जो है दोस्तों रोजगार से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लिपि यानी वरिष्ठ प्लिनी के द्वारा लिखी गई थी। VBI क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ भी देता है। तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 नेचुरल हिस्ट्री जो है दोस्तों प्लिनी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक थी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या अब 91 की ओर चलेंगे हम। 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। तो आंसर लगाएंगे अलाउद्दीन खिलजी यानी ऑप्शन नंबर 3। ध्यान में रखेंगे, जफर खां जो है मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया था। जफर खां से मंगोलों को बहुत भय लगती थी, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा गया है। VBI क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1973-74 के दौरान जो बजट पेश की गई थी उसमें भारत सरकार को 550 करोड़ रुपए की घाटा हो गई थी, जिसके वजह से इस बजट को काला बजट के नाम से जाना गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, बजट की बात आती है तो बजट पेश करने की जो है चर्चा किस में किया गया है। तो अनुच्छेद 112 में यानी आर्टिकल 112 में सबसे अधिक बार यानी 10 बार बजट पेश किसने किया था। तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जो थे मोरारजी देसाई ने, किसने, मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले ये वित्त मंत्री थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न कि अंग्रेजों के द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रावास अधिनियम कब लागू किया गया था। सही आंसर लगाएंगे 1859 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कामेट पर्वत जो है ये भारत में पूर्ण रूप से स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। अच्छा, अन्नपूर्णा कहाँ है। तो अन्नपूर्णा की बात कर ले तो ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई नोट कर लीजिए 8078 मीटर है। जबकि मकालू कहाँ है दोस्तों, तो मकालू जो है वो नेपाल और चाइना दोनों में स्थित है 8481 मीटर के साथ। और इसके बाद बच गया क्या, नाम चबरवा। तो नाम चबरवा जो है दोस्तों ये चाइना में स्थित है, इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो 7782 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ऊंचाई 7756 मीटर के साथ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मूल अधिकार का जो जिक्र किया गया है भाग 3 में किया गया है। किसमें, भाग 3 में, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। आपसे पूछ रहा है कि केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 15, 16, 19 और 31। अच्छा, मूल अधिकार का चर्चा किस में किया गया है, तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो आंसर लगाएंगे 96 का ऑप्शन नंबर
3 केवल बी कथन सत्य है। क्या है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, कहाँ किया गया था? तो बर्लिन में। कहाँ किया गया था? बर्लिन में। तो इसके बाद क्या कहता है कि COP28 नई दिल्ली यानी भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है, बिल्कुल गलत। ये कहाँ? दुबई यानी UAE में प्रस्तावित है। जबकि तीसरा पॉइंट क्या है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस नहीं बल्कि कहाँ? बर्लिन में आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है। अगला प्रश्न है कि डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता पर सुधार करना है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 यूजेनिक्स। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं के द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है? तो सीबोर्गियम नाम किसे दिया गया है दोस्तों? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 तत्व 106 का नाम सीबोर्गियम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि म्यूरेटिक एसिड का रासायनिक वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप म्यूरेटिक एसिड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो म्यूरेटिक एसिड को ही आप क्या कहते हैं? आंसर लगाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, एक परक्लोरिक एसिड है, तो परक्लोरिक एसिड का आप नाम रासायनिक सूत्र जान लीजिए। तो HClO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। बाकी सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र बने होते हैं किसके? तो गुणसूत्र बने होते हैं DNA में प्रोटीन के। अगला प्रश्न है कि डैश यानी कौन से विटामिन जो है के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं? तो आपके पास थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है और आप सबका रासायनिक नाम जाते हैं तो आप आंसर सही लगा करके आएंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम ही है रेटिनॉल। ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। बी तो बी इसमें कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इसमें बहुत सारे नाम हो जाती हैं। जबकि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी के कमी से होने वाली एक रोग है स्कर्वी रोग। क्या नाम है? स्कर्वी रोग। तो इस पे इसका नाम याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, सिद्धांत डेल P यानी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4P क्या कहलाता है? 4π क्या कहलाता है? तो 102 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अच्छा, ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहता क्या है? तो यह बताता है कि किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ यानी एग्जैक्ट निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कौन सी पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो 103 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 और 3 यानी चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां। आप तो ऐसे भी लगा सकते थे कि अनैच्छिक में एक हृदय आ ही जाता, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 4 आसानी से आपका कट जाता है, एक बच जाता। क्या? वो है चिकनी पेशियां। तो करेक्ट आंसर लगा दे दें ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? वर्णांधता का मतलब क्या है? आपसे पूछ रहा है कलर ब्लाइंडनेस। किसका जिक्र किया हुआ है? कलर ब्लाइंडनेस का। तो किसमें? विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहते हैं 2 kg द्रव्यमान का पिंड, कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज पर 4 मीटर पर सेकेंड से के नियत वेग से फिसल रहा है, तो इस वस्तु की वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा सबसे पहले कि आपको बता क्या रहा है। आपसे पूछ रहा है F = A में बताइए, यानी फोर्स आपसे पूछ रहा है। और आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122 में कि M = आपको दे रखा है कितना? 2 kg और V = भी तो दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन इसमें एक शब्द जो बोल दिया ना नियत वेग से, तो यहाँ पर जो ए का वैल्यू हो जाता है वो 0 हो जाता है। एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पर क्या मिला है? 0 मिला है। तब हमको चाहिए क्या? M × A, और एक्सेलरेशन हमारे पास है ही नहीं। तो 2 में जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या निकल कर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? 0 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ABCDE परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17 और 12 तथा 13 है, तो तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 A तथा C। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ICANNN का पूर्ण सही रूप है? तो आपका फुल फॉर्म पूछा हुआ है। करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। अगला प्रश्न है शक्कर के इस
परिवर्तन में होता है। तो ये आपका एक दिया हुआ है C12H22O11, ये जो है चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो इस परिवर्तन में क्या उत्पन्न होगा दोस्तों? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीकरण होता है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ionaरंभ पर विषाणुओं का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 26 का ऑप्शन नंबर 3, यानी अपर का विकास और एस्ट्रोजन का प्रभाव नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में वस्तु का चालन नहीं होता है? यानी किस विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है, माफ कीजिएगा। तो विद्युत का चालन किस में नहीं होता है? तो आंसर लगाएंगे ग्लूकोज एवं एल्कोहल में। बता दूं कि एल्कोहल और ग्लूकोज क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है और आपको पता है कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कुचालक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि गलत वाक्य चुनिए। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कि गलत वाक्य इसका क्या है। इसमें ऑप्शन नंबर 4, मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 129, देखिए क्या कहता है। 129 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी का गुण नहीं है? करेक्ट आंसर लगेंगे ऑप्शन नंबर 2, कोलाइडी इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकर्णित नहीं कर सकता है, ये गुण इसकी नहीं है। अगला प्रश्न है कि रोग प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी हो गया जाएगी? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 P। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 131 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? तो स्प्रिंग जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ये संकुचित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होगा? आंसर लगाएंगे सतत वर्णपटी। सतत वर्णपटी मतलब रंगों का लगातार क्रम, ठीक है। और रंगों का लगातार क्रम होता क्या है? तो आपको एक ट्रिक पता है, VIBGYOR, VIBGYOR, ये 7 रंग है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जिसमें इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग या वर्गों में केवल अजैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 133 का ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3, मतलब क्या हो जाएगा? 2 और 4, यानी पॉलिथीन, प्रक्षालक, PVC, प्लास्टिक, बैकेलाइट और DT, ये अजैव निम्नीकरणीय वस्तु हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, कवकीय एंजाइम। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेंगे। कहता है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन सा है? VBI क्वेश्चन। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, एम्फिसेमा। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला हम सेट कल खान सर का लेकर के आएंगे।